Hello students, good morning to all of you. How are you? Now, student, we discuss about telescopes. लास्ट डे हमने टेलीस्कोप के टाइप, दोनों जो टाइप होते हैं हमारी रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप डिस्कस की थी। रिफ्रैक्टिंग टाइप के अंदर हमने जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और जो ट्रेसियल टेलीस्कोप थी उसके बारे में डिस्कस किया था। उनसे जो इमेज फॉर्मेशन हुई थी हमारी, when the object lies at infinity and gives its image at a least distance of distinct vision, and in second case when the final image is formed at a infinity case. सेम हमने इन केस ऑफ ट्रेसियल टेलीस्कोप डिस्कस किया था भाई। इन केस ऑफ ट्रेसियल टेलीस्कोप वी यूज्ड 3 lenses, 2 types of convex and one is a known as a field lens, which is small in size and lies in between both objective and a eye lens. Then give the difference. What is difference between a एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और ए ट्रेसियल जो टेलीस्कोप्स हम यूज करके चलते हैं, या हम ये बोल सकते हैं भाई जो हमारे दोनों टाइप के टेलीस्कोप हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ ए टेलीस्कोप्स। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वी यूज 2 lenses. One is a objective lies towards the object, the other is a eye lens towards the eye, which is small in size, having a small focal length and a small aperture. And for objective lens large size होता है, large aperture होता है, and the focal length are also large. Now the question is that why the aperture of the objective lens is a large। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारा उसके लिए हमें एपरेचर लार्ज क्यों लेके चलते। हमने जब रे डायग्राम किया तो वहां से डायग्राम में चेक किया था, थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज ए लेट इन लिस्ट इन इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी थी हमारी इमेज की, जो ब्राइटनेस थी वो लेस थी। Why the intensity of image formed by objective lens is small। उसके लिए हम जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो फॉर्म हुई ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा वो स्मॉल क्यों होती है स्टूडेंट। या ये क्वेश्चन भी बना सकते हो, व्हाई द एपरेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज ए लार्ज। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो एपरेचर है हमारा वो लार्ज है, क्यों होता है स्टूडेंट। आंसर लिखोगे इसके लिए, द एपरेचर ऑफ objective lens is large, so the gathering power of light is more entered in it, which gives a faint image। उसकी जो इमेज क्रिएट होती है स्टूडेंट वो फेंट क्रिएट होती है, धुंधली क्रिएट होती है। इसलिए जो एपरेचर होता है ऑब्जेक्टिव का वो लार्ज लेके चलते हैं, और इन केस ऑफ ए आईपीस द एपरेचर इज ए स्मॉल। Why the aperture
of eye lens is a small। इसके लिए जो हमारा एपरेचर है वो आई लेंस के केस में वो स्मॉल है, क्या होता है स्टूडेंट? ये क्वेश्चन आपने इटसेल्फ डू इट बिल्कुल सेम इसी तरह हमने इसके लिए आंसर प्रोवाइड करना। अब स्टूडेंट हम जो दो टाइप के टेलीस्कोप डिस्कस की हैं उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे हम। हमारे जो पावर मैग्नीफाइंग पावर हमने चेक की थी उस बेस के ऊपर दोनों टेलीस्कोप के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो चेक करेंगे हम। Characteristics of a telescope। तो हमने टेलीस्कोप के लिए डेफिनेशन देखी स्टूडेंट। टेलीस्कोप क्या था? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो दूर रखी वस्तुएं हैं हमारी उनको क्लियर देखने के लिए आप जिस डिवाइस को यूज करते हो दैट इज नोन एज ए टेलीस्कोप। और दो टाइप की हमने यहाँ पे टेलीस्कोप डिस्कस की थी स्टूडेंट। कौन कौन सी थी हमारी? रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड ए रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो एक गुड क्वालिटी टेलीस्कोप अगर आप लेके चलो तो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए स्टूडेंट? हमने फर्स्ट जो फॉर्म दी थी ए गुड क्वालिटी टेलीस्कोप हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एस। फर्स्ट है हमारा मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है स्टूडेंट हमारा? हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप चाहे वो रिफ्रैक्टिंग है या रिफ्लेक्टिंग है स्टूडेंट सभी के अंदर गैदरिंग पावर को चेक किया था। उसके जो मैग्नीफाइंग पावर जिससे क्रिएट हुई थी, गैदर करने की जो कैपेसिटी थी उसको चेक किया था स्टूडेंट हमने। क्योंकि इसमें हमें एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और जो कन्वेक्स लेंस आपका वो एक कन्वर्जिंग लेंस है। जो भी रे आप उसके ऊपर फॉल करोगे वो सभी एक पॉइंट के ऊपर फोकस होती है स्टूडेंट, जिसके कारण हम इसको एक कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। तो मैग्नीफाइंग पावर चेक की थी आपने। मोस्टली 1 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, गिव द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप और ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। केस अराइज किए जाते हैं व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और एट ए केस ऑफ इंफिनिटी। सभी के लिए हमने वैल्यू चेक की थी, डिटरमाइन कर रखा है इसके अंदर भाई क्या उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर होगी। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज at the eyes of observer and the angle subtended by the object at the eyes of a observer, that is magnifying power, जिसको हमने m से इंडिकेट किया था स्टूडेंट, इज इक्वल बीटा बाय अल्फा। यहाँ पे बीटा क्या है हमारा? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज और अल्फा क्या है हमारा? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। वी हैव कहां पे एंगल सबटेंड किए जाते हैं स्टूडेंट? ये एट द आईज ऑफ ए ऑब्जर्वर। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज
at the eye of observer and angle subtended by observer. That is, magnifying power is equals to बीटा बाई अल्फा. यहाँ पे बीटा क्या है हमारा? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और अल्फा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट. अब जो मैग्नीफाइंग पावर स्टूडेंट हमारे वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? बीटा और अल्फा के. बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और अल्फा के इनवर्सली केस में आती है. एज द एंगल ऑफ ए ऑब्जेक्ट सबटेंडेड एट द आईज ऑफ ऑब्जर्वर चेंजेस, its magnifying power also inversely changes. If alpha increases, then a magnifying power decreases. Hence, as the angle of object subtended increases, the magnifying power of telescope decreases and vice versa. अगर हम इस अल्फा एंगल को स्टूडेंट इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या करेगी स्टूडेंट? डिक्रीज करेगी. एंड वाइस वर्सा. यहाँ पे वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है? अगर हम इससे अपोजिट वर्क करें, अपोजिट वर्क मींस स्टूडेंट जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंगल को इंक्रीज किया है, अगर हम उसको डिक्रीज कर देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या करेगा? यहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ ए वाइस वर्सा. तो किसी भी एक गुड क्वालिटी टेलीस्कोप के लिए उसका जो एंगल ऑफ ऑब्जेक्टिव है इज ए लिस्ट. जितना कम होगा उतनी ही उसकी मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करती जाएगी स्टूडेंट. सेकंड होता है हमारा अगर हम बात करें केस ऑफ फोकल लेंथ, ये तो हमने एंगल सबटेंडेड के केस में भी चेक किया था स्टूडेंट. अगर हम बात करें इन केस ऑफ ए फोकल लेंथ तो क्या है हमारी मैग्नीफाइंग पावर? हमने एक टेलीस्कोप के लिए चेक किया था स्टूडेंट, फोकल ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द फोकल ऑफ द आई. एफओ मींस क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और एफ ई क्या था स्टूडेंट हमारा? फोकल लेंथ ऑफ ए आई लेंस. तो सेम हम जैसे हमने यहाँ पे एंगल के केस में बताया स्टूडेंट, इसी प्रकार हमें फोकल लेंथ के केस में चेक करेंगे इसको. द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस की फोकल लेंथ है is a small, so its magnifying power is a large. Its magnifying power is a large. उतनी ही मैग्नीफाइंग पावर क्या करेगी स्टूडेंट? इंक्रीज करती जाएगी हमारी. तो दोनों केसेस से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो on the basis of angle and on the basis of a focal length. हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी उसके अंदर चेक किया था जो फोकल लेंथ है हमारी ऑब्जेक्टिव के लिए लार्जर होती है और आई पीस के लिए स्मॉल होती है. तो जितनी आई पीस की फोकल लेंथ डिक्रीज करती जाएगी उतनी ही उसकी मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करती जाएगी स्टूडेंट. सेकंड केस होता है हमारा स्टूडेंट
रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। तो रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? टू गिव सेपरेट इमेज ऑफ टू क्लोजली लाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें दूर से कोई दो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन के ऊपर दिखाई दे, अगर उनको हम टेलीस्कोप के थ्रू चेक करें तब then it gives a two separate image. This phenomena is known as a resolution. It is the phenomena to giving a separate image of two distinctly closely lined, very closely student, very closely lined objects। जब कोई दो वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट लाइक किए हुए हैं बहुत दूर, उनकी सेपरेट इमेज जो प्रोवाइड की जाती है उस फिनोमेना को हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट? रिजोल्यूशन। तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी? द एबिलिटी of the telescope to give the separate image, resolving power। तो किसी डिवाइस की एबिलिटी बन जाएगी द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू गिव सेपरेट इमेज of two closely lined objects। जो वेरी क्लोज लाई करते हैं ऑब्जेक्ट, उनके इमेज को सेपरेट करने वाली जो किसी डिवाइस की एबिलिटी है वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट? उसके रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। तो जो हमारी रिजॉल्विंग पावर है, जो एंगल ऑफ रिजोल्यूशन होता है हमारा स्टूडेंट, उसके ऊपर डिपेंड करती है। एज ए रिजॉल्विंग पावर, एज आरपी, आरपी मींस रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d alpha, that is RP is equal a constant d alpha which is equal 1.2 केस में d upon 1.22 lambda। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो d अल्फा लिया है वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। लैम्डा यहाँ पे स्टूडेंट हमारी वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, डी डायमीटर ऑफ द लेंस, जो हम लेंस लेके चले हैं, ऑब्जेक्टिव है या फिर स्टूडेंट हमारा आई पीस है, उसके लिए डायमीटर होता है। हियर डी अल्फा इज लिस्ट एंगुलर सेपरेशन, और d क्या है यहाँ पे स्टूडेंट और लैम्डा क्या है?
लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, और डी क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ ए लेंस। तो जो रिजॉल्विंग पावर स्ट्रेंथ हमारे डायमीटर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और ये वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो किसी भी डिवाइस के लिए जो सेपरेट इमेज प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है उसको हमें रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं एंड द फिनोमेना इज नोन एज ए रिजोल्यूशन। जो हमारी टेलीस्कोप हमने यूज की थी, अब जो केस डिस्कस हमने किया था स्टूडेंट डायमीटर केस में, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके लिए लार्जर होती है द रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप हैविंग लार्जर ऑब्जेक्टिव लेंस। जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है हमारे उनके लिए लार्जर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यानी कि डायमीटर हायर होता है। डायमीटर हायर है तो स्टूडेंट उनकी रिजॉल्विंग पावर कैसी होगी, हायर होगी, क्योंकि यहां से हमारा जो रिजॉल्विंग पावर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द लेंस होता है। और ये नियरली 40 इंच के इक्वल होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके लिए जो डायमीटर लेके चलेंगे स्टूडेंट हमारा वो इट इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ए 40 इंच और 1.2 मीटर, यानी कि 40 इंच है तो 40 इंच है तो 38 इंच के लिए 1 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1.2 मीटर। जो डायमीटर है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वो कितना होता है स्टूडेंट, 40 इंच या फिर 1.2 मीटर। नेक्स्ट आती है हमारी लाइट गैदरिंग पावर। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारी लाइट गैदरिंग पावर। किसी टेलीस्कोप के लिए जो लाइट गैदरिंग पावर होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेंस। जो हम लेंस लेके चले हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट। द लाइट gathering power of a telescope is directly proportional to area of a objective lens, that is gathering power is directly proportional to area of objective lens, that is directly proportional। objective area of objective lens क्या हो जाए स्टूडेंट, पाई आर ए स्क्वायर,
और यहाँ पे हमारा आर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, आर जो कि रेडियस है डायमीटर बाय 2 और पाई डी स्क्वायर बाय 4 बिकॉज आर इज इक्वल क्या होता है स्टूडेंट, डी बाय 2 होता है। तो यहाँ पे हमारा आर अगर डी बाय 2 है तो आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4। तो हमारी जो लाइट गैदरिंग पावर है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई डी स्क्वायर बाय 4 मींस पाई और 4 यहां से कांस्टेंट हो गई, दैट इज लाइट गैदरिंग पावर is directly proportionally d square और diameter of the objective lens is a higher और जितना वो हायर होता जाएगा उतनी ही उसकी गैदरिंग पावर इकट्ठा करने की जो कैपेसिटी स्टूडेंट है वो क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। हमने यहाँ से क्वेश्चन बनाया था पहले, why the aperture of the aperture of the objective lens is a larger because its gathering power is higher, इसकी जो गैदरिंग पावर होती है वो हायर होती है एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ए आई पीस, आई लेंस के कंपैरिजन में इसकी गैदरिंग पावर हायर होती है स्टूडेंट हमारे। जितने गैदरिंग पावर इंक्रीज करती जाएगी स्टूडेंट हमारे उतनी ही इमेज कैसी होगी, इन ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी एज द लाइट गैदरिंग पावर increases the brightness of an image formation increases, उतनी उसकी ब्राइटनेस स्टूडेंट क्या करती जाएगी हमारे इंक्रीज करती जाएगी। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थी स्टूडेंट हमारी, मैग्नीफाइंग पावर जो कि फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती थी हमारी, रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो सेपरेट इमेज प्रोवाइड करने की कैपेसिटी थी, थर्ड थी हमारी लाइट गैदरिंग पावर जो कि हमारे एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्टूडेंट। यहां से ना ये डेफिनेशन भी दे सकते हो, द लाइट गैदरिंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ए डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट। ये तीनों टेलीस्कोप की जो प्रॉपर्टी है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक गुड क्वालिटी है किसी भी टेलीस्कोप के लिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट ए रिफ्लेक्टिंग टाइप ए टेलीस्कोप। अब तक जो हमने डिस्कस किया स्टूडेंट इसमें लास्ट लेक्चर के अंदर भी और अब भी हमने रिफ्रैक्टिंग टाइप पढ़ी है। हमारी जो टेलीस्कोप थी वो दो टाइप की थी स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव। अब तक जो केस आए हैं आपके वो सभी रिफ्रैक्टिंग के आए हैं, जिसमें आपने एस्ट्रोनॉमिकल ट्रसियर डिस्कस किया है। एस्ट्रोनॉमिकल के लिए जब आपकी जो इमेज क्रिएट होती है डिफरेंट पोजीशंस के लिए वो चेक की, और ट्रसियल केस में हमने उसकी लिमिटेशन के बारे में भी पढ़ा था। अब जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो एक रिफ्लेक्टिंग टाइप पे टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप हमने जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप डिस्कस किया स्टूडेंट उसके लिए दो लिमिटेशन थे, जैसा कि हमने लेंस के अंदर और मिरर के अंदर पहले भी पढ़ा है। मिरर के अंदर हमने स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट। इन ए मिरर स्फेरिकल एब्रेशन और इन लेंस के केस में स्टूडेंट हमने स्फेरिकल एब्रेशन और एक क्रोमेटिक
एब्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। स्फेरिकल एब्रेशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, व्हाट इज मेंट बाय स्फेरिकल एब्रेशन। हमने विद द डायग्राम डिस्कस किया था स्टूडेंट, जब एक लेंस केस में, सॉरी मिरर केस है ये हमारा, मिरर के केस में जब आपके या कन्वेक्स केस लेके चलो या फिर आप कनकेव लेके चलो, when the ray moves parallel to principal axis near it and away from it, they could not gathered at a common point. एक केस ये मिला था हमें, एक केस ये था स्टूडेंट, यानी कि जो फोकल पॉइंट थे हमें वो डिफरेंट ऑब्टेन हुए थे। तो इनको हम डिफरेंट टाइप की रेज के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक थी वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, हमारी पर एक्सियल रेज, और जो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस थी उनको हमने किस नाम से जाना था स्टूडेंट, मार्जिनल रेज के नाम से जाना था। ये सभी रे एक कॉमन पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं हो पाती इन केस ऑफ ए मिरर। तो दिस इनएबिलिटी इज नोन एज स्फेरिकल एब्रेशन। जो ये इनएबिलिटी ऑफ द मिरर है भाई, जितनी भी रेस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं उन सभी को एक कॉमन पॉइंट के ऊपर फोकस न कर पाना, ये इसके एक लिमिटेशन है स्टूडेंट, जिसको हम स्फेरिकल एब्रेशन के नाम से जानते हैं। और इन केस ऑफ लेंस स्फेरिकल एब्रेशन से यही, और एक क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन का मीनिंग है स्टूडेंट यहाँ पे, जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करते हैं, then it refract, and after refraction we obtain different focal points due to different constituent color of the white light, which is less and more refracted due to their different wavelengths. हमने विद द एग्जांपल इसको प्रूव किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जब व्हाइट लाइट को एक लेंस के ऊपर फॉल किया जाता है तो लेंस उसको रिफ्रैक्ट करेगा, और रिफ्रैक्शन के बाद जो व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, हमने प्रिज्म केस में डिस्कस किया था। जब एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर फॉल किया जाता है, देन इट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स नोन एज ए डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट। तो वहां से हमें एक बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन हुआ था स्टूडेंट, जिसको हमें स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो जो कलर नेम थे हमारे, उनको हमने किस फॉर्म में याद किया था, विबज्यो, वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रे, वाई येलो और ऑरेंज, आर ए रेड। तो सभी कलर्स के लिए जो वेवलेंथ है स्टूडेंट वो डिफरेंट होती है, तो इनका जो फोकस पॉइंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो हमें जो इमेज ऑब्टेन होती है वो वायलेट और रेड कलर के बीच में ऑब्टेन होती है स्टूडेंट। जो कलर ऑफ द इमेज होगा हमारा लाइज बिटवीन रेड और ए वायलेट कलर, सो फोकल पॉइंट आल्सो डिफरेंट। दिस लिमिटेशन ऑफ द लेंस इज नोन एज ए क्रोमेटिक एब्रेशन। तो जो हमने लेंस डिस्कस किया स्टूडेंट, उसके अंदर ये लिमिटेशन थी, तो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करके हमें पैराबोलाइडल लेंस यूज करते हैं, जो हमें कॉमन और ब्राइटर इमेज प्रोवाइड करे। दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज नोन एज ए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। मींस इसमें कोई भी आपके लिमिटेशन, जो डिफिकल्टीज हमें अराइज हो रही थी, वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो हमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के लिए डेफिनेशन देंगे स्टूडेंट, टू ओवरकम the difficulty in refracting type telescope, the objective lens is replaced by
paraboloidal lens which is free from spherical aberration and a chromatic aberration. And gives a brighter image is known as reflecting type A telescope. तो जो लिमिटेशन थी भाई हमारे रिफ्रैक्टिंग टाइप के अंदर, उनको ओवरकम करके, उनको दूर करके जो टेलीस्कोप क्रिएट की गई थी उसको हमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। और वो कैसे क्रिएट की गई थी? जो हम कॉमन लेंस यूज करते थे उस लेंस की जगह पर हम क्या यूज करेंगे कि पैराबोलॉइडल लेंस यूज करते हैं स्टूडेंट, जो कि स्फेरिकल एब्रेशन और एक क्रोमेटिक एब्रेशन से मुक्त होता है। उसमें कोई भी इसमें इस प्रकार की लिमिटेशन नहीं पाई जाती। तो उस टाइप के टेलीस्कोप को हम किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप थी स्टूडेंट हमारी, वो दो टाइप की थी, कैसगेरियंस एंड न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। फर्स्ट स्टूडेंट हमारी कैसगेरियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। सेकंड है हमारे स्टूडेंट न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, कैसगेरियन और न्यूटोनियन टाइप जो हमने बनाई है, इसकी किस फॉर्म में आती हैं, क्या इनके लिए फिगर होगी स्टूडेंट, कैसे वो एक इमेज प्रोवाइड करेंगी, वो चीजें हम यहां से डिस्कस करेंगे। कैसगेरियन टेलीस्कोप। कैसगेरियन टेलीस्कोप क्या होता है स्टूडेंट हमारा? एक लार्ज एपर्चर मिरर हम लेके चलते हैं, इन विच देयर इज ए होल। एक मिरर लेके चले स्टूडेंट हम, जिसमें एक होल क्रिएट होता है, उस होल के थ्रू लाइट रे एंटर करती है। देयर इज ए स्मॉल मिरर इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने हम एक अनदर मिरर लेके चलेंगे जो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने का काम करेगी। वो रिफ्लेक्टेड रे हमें एक लेंस के थ्रू जब पास कराई जाएंगी, फाइनली इमेज प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट हमें। जो हमारे फिगर है स्टूडेंट, वो देखो आपकी एक कन्वेक्स मिरर लेके चलते हैं स्टूडेंट हम, इसके अंदर एक होल होता है, ये हम लोग होल लिया, the ray move along this, यूं रे लेके आए स्टूडेंट हम लोग, दैट इज इंसिडेंट रे। अब यहां से ये रे हमारे रिफ्लेक्ट होंगे और रिफ्लेक्शन के बाद एक कॉमन फोकल पॉइंट स्टूडेंट हमें ये प्रोवाइड करते हैं।
यहां पे हम एक कन्वेक्स मिरर लेके चलेंगे। यूं गिरेगी स्टूडेंट हमारी हो रही, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद इस टाइप से हो रही आएंगी हमारी। अब रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट ये रे आती इस होल से यूं पास हो जाएंगे, पाथ मिल गया इनको मूव करने के लिए, ये आ गया आपकी वो दोनों रे। अब इन दोनों रेज के सामने हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेके आते हैं स्टूडेंट। एक लेंस ये हो गया स्टूडेंट हमारा, जिसके ऊपर ये जो रे थी दोनों गिरी, गिरने के बाद कैसे चलेंगे स्टूडेंट, यहां से वो पैरेलली, क्योंकि फोकल पॉइंट से निकली है ये, तो फोकल पॉइंट से जो रे लेंस के ऊपर गिरेगी, रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगी स्टूडेंट हमारी, मूव पैरेलल, ये आ गया स्टूडेंट। अब इनके सामने अनदर लेंस लेके चलते हैं हम। ये हो गया, जो इन रेज को क्या करेगा स्टूडेंट, एक कॉमन पॉइंट के ऊपर फोकस कराएगा, यानी कि जो आईज ऑफ ए ऑब्जर्वर हम लेके चलते हैं। दिस इज द कैसगेरियन टेलीस्कोप। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम इसमें, हमने जो कंस्ट्रक्शन बनाई है इस कंस्ट्रक्शन बेस पे ही इसकी डेफिनेशन देंगे, और आप इसको जो डिफाइन करना है या फिर इसकी वर्किंग लिखनी है स्टूडेंट, वो इसी बेस के ऊपर लिखी जाती है। तो यहां हमें कॉमन जो फोकल पॉइंट ऑब्टेन होता है एफ ओ, तो क्या लिखोगे स्टूडेंट, एक कंसेस पे ए कनकेव मिरर of larger aperture या focal length on which a ray of diagram falls। एक रे ऑफ डायग्राम क्या स्टूडेंट, जो कि रिफ्रैक्शन के बाद विच रिफ्लेक्ट होते हैं, which reflect these reflected rays falls on a convex mirror, a smooth convex mirror which reflect these rays। जो रे हमारी यहां पे आई उनको ये रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्शन के बाद होल से पास हो जाएगी। देयर इज ए hole in between concave mirror so the reflected ray move through this hole। जो हमारी रेज थी वो इस होल से पास हो जाएगी एंड फॉल्स ऑन ए ऑब्जेक्टिव लेंस। इसे ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर गिरेंगे स्टूडेंट, विच गिव्स ए फाइनल ब्राइटर इमेज। जो हमें के फाइनली ब्राइटर इमेज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट। दिस इज द कैसगेरियन
टेलीस्कोप। जो हमारी फिगर हमने स्टूडेंट ड्रा की है, इसी बेस के ऊपर आप इसकी वर्किंग और डेफिनेशन दोगे। हम एक कनकेव मिरर लेके चले थे, ये हमारी एक कन्वेक्स है, ये रे लेके चले स्टूडेंट, हम पैरेलली मूव करते हैं। जब हम इस मिरर के ऊपर डालते हैं जिसके अंदर ये फाइन होल क्रिएट किया स्टूडेंट, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद जब ये रे इस साइड आने लग रही थी, इनके रास्ते में हमने एक स्मॉल कन्वेक्स मिरर ली जो इन रे को रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये इस होल से पास होगी स्टूडेंट, इस होल से जब जाएंगे तो इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्टिव लेंस रख दिया। इस ऑब्जेक्टिव लेंस से आईज के थ्रू हमें वो एक फाइनल इमेज प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द कैसगेरियन टेलीस्कोप। नाउ वी डिस्कस न्यूटोनियन, जो हमारे सेकंड टाइप टेलीस्कोप है स्टूडेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। न्यूटोनियन टेलीस्कोप, एक कनकेव मिरर लेके चले स्टूडेंट हम, ऑफ ए लार्ज एपर्चर नोन एज ए ऑब्जेक्टिव, जिसको हमें ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। कनकेव मिरर नोन एज ऑब्जेक्टिव, इसको हमने एक ऑब्जेक्टिव का नाम दिया स्टूडेंट। इसके ऊपर हमने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट लिया, ये हो गया हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्ट, यू रिफ्लेक्ट हुआ स्टूडेंट। अब इसके रास्ते में हम एक प्लेन मिरर लेके चलते हैं नियरली एट ए 45 डिग्री। 45 डिग्री के ऊपर हमने एक प्लेन मिरर लिया स्टूडेंट, प्लेन मिरर। तो इस प्लेन मिरर के ऊपर ये रे गिरती है हमारी। अब जो प्लेन मिरर है हमारी, यहां से टकराने के बाद स्टूडेंट ये रेज हमारी एक रे ये आ गई, एक रे ये आ गई। देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस फिटेड इन इट। ये जो पाथ था हमारा, इसके अंदर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस को फिट किया स्टूडेंट। ये ले लिया हमने, ये ट्यूब बना दी, इस ट्यूब के अंदर एक कन्वेक्स लेंस को फिट किया, जो कि ये आगे बढ़ेगा इस पर। देयर इज अनदर ऑब्जेक्टिव लेंस, एक और ऑब्जेक्टिव लेंस लेके चले हम यहां पे। This is the eye of a observer, जहां पे हमें एक इमेज ऑब्टेन होती है स्टूडेंट। दिस इज द न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ये कन्वेक्स कनकेव मिरर लेके चले, हैविंग लार्जर एपर्चर नोन एज ए ऑब्जेक्टिव। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट लिया स्टूडेंट, ये हमारा वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये रे आपकी इस साइड आने लग गई थी। इसके पाथ में हमने एक प्लेन मिरर ले लिया एट ए 45 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री के ऊपर हमें एक प्लेन मिरर लेके चले स्टूडेंट। ये इस प्लेन मिरर के ऊपर जब हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे टकराई तो इस साइड आ गई। यहां पर हमने एक ट्यूब ली,
इस ट्यूब के अंदर दो ऑब्जेक्टिव लेंस फिट कर रखे हैं स्टूडेंट। इस लेंस के ऊपर गिरी तो रिफ्रैक्ट होंगी हमारी, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पाथ वो एक्वायर करेगी। यहाँ पर फिर एक लेंस है जहां से वो पैरेलल मूव करेगी। दिस इज द आई ऑफ ए ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के आई की तरफ आ जाएंगे इसमें। दिस इज ए न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो हमारे दो टाइप के टेलीस्कोप क्रिएट हुए स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग हमारी दो टाइप की थी स्टूडेंट, कौन कौन सी हो जाएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल एंड ट्रसियल होगी थी। इसी प्रकार हमारी जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है दो टाइप की वो हो जाएंगी, कैसगेरियन और न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अब इसके लिए आप डिफरेंस प्रोवाइड करोगे स्टूडेंट कि जो हमने दोनों टाइप डिस्कस की है भाई, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग, उन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट। जो कैसगेरियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है इन इंडिया इज इन कौलास तमिलनाडु, कहाँ पे पाए जाते हैं स्टूडेंट हमारे, और इनके लिए जो ऑब्जेक्टिव डायमीटर है वो नियरली 2.34 मीटर होता है स्टूडेंट। डायमीटर है जो हमारा, हमने जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप डिस्कस किए थे उनके लिए जो डायमीटर था स्टूडेंट हमारा वो स्मॉल था, वो नियरली कितना था 40 इंच, दैट इज 1.2 मीटर का लेके चले थे। लेकिन इन केस ऑफ दिस जो कैसगेरियन टाइप टेलीस्कोप है हमारी, उसका जो डायमीटर स्टूडेंट नियरली 2.34 मीटर होता है, लार्जर डायमीटर होता है। और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिस्कस की थी वहां पे आया था हमारा लाइट गैदरिंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ए डायमीटर। जितना डायमीटर इंक्रीज करते जाएंगे हम उतना ही उसकी लाइट गैदरिंग पावर इंक्रीज करती जाएगी। और जो कैसगेरियन टाइप टेलीस्कोप है हमारी स्टूडेंट, उसका डायमीटर 2.34 मीटर होता है, हायर डायमीटर है एज कंपेयर्ड टू रिफ्रैक्टिंग, सो इट इज ए बेटर टेलीस्कोप। क्वेश्चन आ सकता है आपसे, आप सिलेक्ट कर सकते हो विच ऑफ दीज टू टेलीस्कोप इज ए बेटर, इनमें से कौन सी टेलीस्कोप बेटर है, या आप यहां से डिफरेंस दे सकते हो, डिफरेंस बिटवीन refracting and reflecting telescopes। Difference between refracting and reflecting a telescope। रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग के अंदर डिफरेंस स्टूडेंट, फर्स्ट है हमारा जो हमें रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप लेके चले थे स्टूडेंट, वो किस टाइप की थी, उसमें इट इज ए एक्रोमेटिक कन्वर्जिंग लेंस। द ऑब्जेक्टिव इज एक्रोमेटिक लेंस। इसमें हमने कैसा लेंस यूज किया स्टूडेंट, पैराबोलाइडल। द ऑब्जेक्टिव इज पैराबोलाइडल। इसके अंदर हमारी दो टाइप की एब्रेशंस प्रोड्यूस हुई थी स्टूडेंट, स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक, यानी कि दो लिमिटेशन थी इसकी तो, लेकिन ये कैसा था हमने के पैराबोलाइडल लिया था जिसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं थी। इट सफर्स फ्रॉम स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशन, ये इनसे फ्री था, इट इज ए फ्री।
फ्रॉम दीज एब्रेशन, इन दोनों एब्रेशन से स्टूडेंट फ्री था ये आपका थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, गैदरिंग पावर पे द गैदरिंग पावर इज ए स्मॉल, द लाइट गैदरिंग पावर इज ए स्मॉल, सो इमेज इज ए फेंट, इमेज कैसी होगी स्टूडेंट हमारी फेंट धुंधली होगी। इस केस में क्या था हमारा गैदरिंग पावर इज हाई, द लाइट गैदरिंग पावर इज ए हाई, सो इमेज इज ए ब्राइट, जो इमेज ऑब्टेन होगी स्टूडेंट हमें वो कैसी मिलती है, ब्राइट मिलती है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पस, जो हमारे जनरल पर्पस स्टूडेंट उनके लिए यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, हम इसको एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं, ये हम जनरल पर्पस में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ये इनके लिए डिफरेंस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारा जो टेलीस्कोप का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ यहाँ से। किसी भी टाइप की आपकी कोई प्रॉब्लम है भाई, टाइप ऑफ ए जो हमने मिरर या लेंस पढ़े थे उनका हमने यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था हमने पहले इसको डिफाइन किया था। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम क्या लेके चले थे स्टूडेंट, जो हमारे कैमरा है, टेलीस्कोप्स है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग फिनोमिना क्रिएट होते हैं ना, उनके लिए जो आप डिवाइस यूज करते हो उनको हमने के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना था। तो हमने जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थे जैसे माइक्रोस्कोप था स्टूडेंट वो पढ़ा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया, टेलीस्कोप को डिस्कस किया स्टूडेंट। तो टेलीस्कोप की डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी हमने, दो टाइप होती थी, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग की दो टाइप थी स्टूडेंट हमारी, एस्ट्रोनॉमिकल और ट्रेसियल स्टूडेंट, उनको भी हमने डिस्कस किया। और रिफ्लेक्टिंग की दो टाइप थी हमारे, कैसगेरियन टेलीस्कोप और न्यूटोनियन टेलीस्कोप। यहाँ से हमने डिफरेंशिएट भी किया है इनको, भाई हमने क्यों प्रेफर किया है इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को। हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी इसकी, लाइट गैदरिंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप विच डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एक ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए डायमीटर के ऊपर डिपेंड करती है, और इन दिस केस द डायमीटर इज ए लार्जर एज कंपेयर्ड टू रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग के कंपैरिजन में इनका जो डायमीटर है वो हायर होता है। जो रिफ्रैक्टिंग टाइप थी हमारी उसके लिए डायमीटर क्या था स्टूडेंट, डायमीटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज 40 इंच और 1.2 मीटर का था स्टूडेंट। और जो हमारी कैसगेरियन यानी कि एक रिफ्लेक्टिंग टाइप है, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज ए 2.348 मीटर। तो लार्जर डायमीटर होता है स्टूडेंट इसके कंपैरिजन में, जितना डायमीटर बढ़ता जाएगा उसकी जो गैदरिंग पावर है स्टूडेंट वो इंक्रीज करते जाते हैं। तो इसलिए जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है इज ए बेटर टेलीस्कोप एज कंपेयर्ड टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो टेलीस्कोप का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। किसी की भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, क्वेश्चंस अगर आपका है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।